हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा कंपनी लॉ की सीरीज़ का पार्ट 11 है। इससे पहले हमने 10 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने वेरियस कंसेप्ट समझे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिएगा उन्हें। इस पार्ट में हम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होता है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें स्टेटेड होती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है और किस किस तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं ये देखेंगे। और इशू ऑफ सिक्योरिटी की पब्लिक को सिक्योरिटी कैसे इशू करी जाती है, प्राइवेट कंपनीज़ को कैसे प्राइवेटली कैसे इशू की जाती है सिक्योरिटीज़, और आईपीओ क्या होता है, ओएफएस क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो आओ बच्चों समझते जाते हैं एक एक चीज़ें। सबसे पहले इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय पब्लिक कंपनी सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है कि पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटीज़ कैसे इशू की जाती है। पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटीज़ हम आईपीओ के द्वारा इशू कर सकते हैं, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर के द्वारा भी इशू कर सकते हैं, और ओएफएस के द्वारा भी कर सकते हैं। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग आईपीओ से कर सकते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस ऑफर फॉर सेल ऑफ पब्लिक। ये हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में। पहले आप ये समझ लीजिए, पब्लिक को हम आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के द्वारा सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकेंडली हम पब्लिक को प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा भी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। थर्ड है फर्स्ट आईपीओ एफपीओ, सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट, और थर्ड है कि पब्लिक को हम राइट इशू के तौर पे और बोनस इशू देके भी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स का राइट इशू दे सकती है कि मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को, और बोनस इशू भी कर सकती है। एज़ पर ये जो है ये एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए, और सेबी एक्ट 1992 के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना चाहिए। ये हमें सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ने बताया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो इस तरह कर दिया, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करती है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो किस किस तरह से अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविज़न। प्राइवेट कंपनी के पास वो जो फर्स्ट आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस वाला ऑप्शन नहीं होता है, इसके पास प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है, और राइट इशू और बोनस इशू के द्वारा ये अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है। इसमें भी अगर ये राइट इशू और बोनस इशू कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने मेंबर्स को करती है तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड सेबी एक्ट 1992 के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी स्पेसिफाई करे हुए उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने ये दिखा है कि पब्लिक कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है और प्राइवेट कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है। पब्लिक कंपनी के लिए हमने सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 देखा था, और प्राइवेट कंपनी के लिए अभी हमने सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 देखा है। दोनों में बस ये डिफरेंस है कि पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस ला सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के पास वो ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, पब्लिक ऑफ़र के बारे में समझते हैं। जो मैंने आपको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बताया था कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो है वो जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो फर्स्ट टाइम जो पब्लिक को ऑफ़र देती है, जो पहली बार जो कंपनी को ऑफ़र देती है उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तब वो जब अपना पहली बार मेंबर्स को, पब्लिक को ऑफ़र देती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। आईपीओ ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी टू पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम फर्दर पब्लिक ऑफ़र, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। फिर आता है एफपीओ, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। जब आईपीओ के बाद जब भी कंपनी बाद में कभी भी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, फिर वो जैसे कंपनी लिस्ट हो चुकी है, उसने आईपीओ का प्रोसेस भी उसने कर लिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र हो चुका है, पर वो वापस बाद में कभी भी अगर अपने शेयर्स को इशू कर रही है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे हम फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं।
फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक बाय कंपनी विच हैज़ ऑलरेडी लिस्टेड, लिस्ट होती है एंड गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ IPO प्रोसेस, और वो IPO का प्रोसेस कर चुकी होती है फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं OFS क्या होता है, ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज सेल देयर शेयर्स डायरेक्टली टू द पब्लिक इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं लिस्टेड कंपनी के, अगर उन्हें अपने शेयर्स को सेल करना है पब्लिक को, तो वो इस OFS एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसके द्वारा वो अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को सेल कर सकते हैं इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। तो OFS भी, ऑफर फॉर सेल ऑफ पब्लिक, ये भी एक पब्लिक ऑफर माना जाता है। ठीक है, तो हमने 3 पब्लिक ऑफर देखे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स और OFS मतलब ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, हमने बहुत बार ये वर्ड तो पढ़ा है, सिक्योरिटीज़, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, और सिक्योरिटीज़ में ये आता है सिक्योरिटीज़ में, पर सिक्योरिटीज़ एक्चुअली होती क्या है। तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, जो कि हमें सेक्शन 2 क्लोज 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 2 क्लोज 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसका एक्ट है जो है उसमें भी इस सिक्योरिटी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। तो हम समझते जाते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसका एक्ट 1956 में ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। सिक्योरिटीज़ में शेयर्स हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गई, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, यूनिट्स हो गई, सिक्योरिटीज़ रिसिप्ट सिक्योरिटी की जो रिसिप्ट होती है वो हो गई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड जो अपन परचेज करते हैं उसकी यूनिट्स हो गई, या फिर एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इशूअर अगेंस्ट डेप्ट और रिसीवेबल, किसी डेप्ट और रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट कोई वो सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट इशू किया है तो वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये हमने समझा है। और क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय CGS सिक्योरिटी, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये सिक्योरिटी है तो वो भी सिक्योरिटी मानी जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी चीज़ को कह दे कि ये सिक्योरिटी अगर डिक्लेयर कर देता है ऐसा, तो उसे हम सिक्योरिटीज़ मानेंगे। फिर है राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटीज़ में कोई राइट और इंटरेस्ट है तो वो भी सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, तो हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन को 3 पार्ट में देखा है, क्या क्या होती है, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड्स, ये सब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आ गई, ये सब सिक्योरिटीज़। फिर गवर्नमेंट जिस चीज़ को कहते हैं कि ये सिक्योरिटी है तो वो भी सिक्योरिटी कहलाएगी, और जो राइट और इंटरेस्ट सिक्योरिटी के अंदर होते हैं वो भी सिक्योरिटी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस, अब हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 70 जो है वो हमें प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है, हमें बताता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। एनी प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब्ड एज इशूड एज प्रोस्पेक्टस, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस की तरह इशू हुआ है तो उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। आई नो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, वो डेटेड होता है कि कंपनी ने कब इशू किया, ये सब जो इन्फॉर्मेशन शेयर्स और इनसे रिलेट जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है या सिक्योरिटी कोई भी इशू करती है, पब्लिक ऑफर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कंपनी को हमेशा पब्लिक ऑफर के लिए प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में वो डेटेड होना चाहिए, साइंड बाय डायरेक्टर्स होना चाहिए, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वो होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस में होती है। फिर इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में 2 तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसकी मैं अलग वीडियो लाऊंगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसमें इंक्लूड होता है, जो कि हम सेक्शन 32 पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और एक और है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी एक पार्ट है, टाइप है प्रोस्पेक्टस का। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में बताया गया है। ठीक है, और फिर इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर्स, एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक। कोई भी नोटिस हो गया, कोई भी सर्कुलर हो गया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया जो पब्लिक को पब्लिक को शेयर्स या कुछ जो सब्सक्राइब है उसे करने के लिए इनवाइट कर रहा है, कोई भी नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, तो उससे भी हम प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में लेंगे। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है प्रोस्पेक्टस की तरह, मतलब कोई भी कंपनी के शेयर्स को सेल और अलॉट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर इशू किया गया है तो उसे हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे।
इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है जो कि सेक्शन 32 हमें बताता है। इसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस आता है जो कि सेक्शन 31 हमें बताता है। और कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब या शेयर अलॉट करने के लिए इन्वाइट कर रहा है, ऑफर दे रहा है, तो उसे हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। ये हमें एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 70 ने बताया है। फिर आगे हम अगर पढ़ते हैं, एक सेकेंड, तो मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 हमने पहले अभी समझा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब जो सेक्शन 26 है वो हमें बताता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और क्या क्या लिखनी ज़रूरी है और क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं हमें प्रोस्पेक्टस जब हम इशू करते हैं तो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस शुड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड बाय अ पब्लिक कंपनी रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब भी प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू करती है तो उन्हें ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी ही पड़ती है। प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड, प्रोस्पेक्टस पे डेट मेंशन होनी चाहिए जिस दिन द डेट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। ऐसा माना जाएगा कि जो डेट जो है वो प्रोस्पेक्टस पे लिखी हुई है वो ही डेट डीम्ड मतलब मानी जाएगी कि वो डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, मतलब वो पब्लिकेशन की डेट है, प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन की डेट है। प्रोस्पेक्टस शुड बी साइन होना चाहिए बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन एज अ डायरेक्टर, मतलब सारे डायरेक्टर्स और प्रपोज्ड डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए प्रोस्पेक्टस पे ऑफ द कंपनी और बाय इट्स ऑथोराइज्ड अटॉर्नी, और जो भी ऑथोराइज्ड अटॉर्नी है उसका भी साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस पे। Prospectus should be contain such information and set out such reports on the financial information as may be specified by the Securities and Exchange Board SEBI in consultation with the central government। और prospectus में जो भी information contain है वो as per financial, जो भी financial information contain है वो as per SEBI Act होनी चाहिए, as per Companies Act 2013 को follow करनी चाहिए, SEBI Act को follow करनी चाहिए, ISCRA Act को follow करनी चाहिए और consultation with this और central government की कंसल्टेशन के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस में कंटेन करनी चाहिए। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। अब क्या क्या कंप्लायंस हमें करनी पड़ती है जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस शुड कंटेन डिक्लेरेशन डेट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। क्या कहा है कि अगर जो प्रोस्पेक्टस जो है उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए जो कॉन्ट्रेरी, मतलब जो अगेंस्ट हो कंपनीज एक्ट 2013 के, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के या सेबी एक्ट 1992 के कॉन्ट्रेरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही इनके रूल्स और रेगुलेशन को के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ हो प्रोस्पेक्टस में, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये एक डिक्लेरेशन लगेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है। फिर अब इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। अब जो हमने सेक्शन 26 में पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या स्टेटेड होना चाहिए, इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 एक्सेप्शन बताता है नॉट एप्लीकेबल टू द इशू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। द इशू ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी वेदर एन एप्लीकेंट हैज़ अ राइट टू रिनाउंस और नोट। क्या कहा है कि हमें ये प्रोस्पेक्टस में जितनी चीज़ें स्टेटेड है और ये सब है, ये हमें जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स है उनको देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर प्रोस्पेक्टस इशू करते तो उनको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमें उन लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी को, चाहे फिर वो राइट टू रिनाउंस हो या फिर नहीं हो। फिर है द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर्स विच आर टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट्स यूनिफॉर्म विथ शेयर्स। अगर जो शेयर्स पहले इशू किए, प्रीवियसली इशू किए, जो शेयर्स और डिबेंचर्स अगर वापस वही शेयर्स और डिबेंचर्स अगर इशू कर रहे हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड भी है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड भी, लिस्टेड भी है, तो हमें वापस मतलब जो प्रोस्पेक्टस है जो ये भी एक सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन में आता है, तो तब भी हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है इन लोगों को भी। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। डिलीवरी टू रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी डिलीवर्ड द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है वो हमें रजिस्ट्रार आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी बिफोर डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। इसकी प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन होने के पहले जो है हमें कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो है वो डिलीवर करनी पड़ेगी आरओसी को। प्रोस्पेक्टस
प्रोस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट्स स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज। कुछ सर्कमस्टेंसेज में, क्या क्या वो सर्कमस्टेंसेज है हम एक बार देख लेते हैं। shall not include a statement purporting to be made by an expert unless expert is not engaged or interested in the formation or promotion or management of the company। expert जो है वो कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन में और मैनेजमेंट में इंगेज नहीं होना चाहिए। हैज़ गिवन रिटर्न कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, और अगर उसने रिटर्न कंसेंट दी हुई है प्रोस्पेक्टस के इशू से रिलेटेड, और हैज़ नॉट विड्रॉल सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार, और जब अगर वो कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल की और तब तक अगर एक्सपर्ट ने वो कंसेंट विड्रॉ नहीं की है, ठीक है ना, वो कंसेंट विड्रॉ नहीं की है, तो ये 3 पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। परपोर्टिंग टू बी मेड एन एक्सपर्ट, ये 3 पॉइंट अगर है तो वो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट जो है, बाकी हम जनरल वे में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं करते प्रोस्पेक्टस में, पर अगर ये 3 पॉइंट है, अगर एक्सपर्ट हमारे फॉर्मेशन और प्रमोशन मैनेजमेंट में इंगेज नहीं है, ना ही उसने कोई रिटर्न कंसेंट दी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, ना ही उसने विड्रॉ की है बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू आरओसी, तो हम फिर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, बस ये टॉपिक तो यही ख़त्म हो गया है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड पढ़ा है, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड पढ़ा है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है सेक्शन 2 क्लॉज 70 पढ़ा है, और सिक्योरिटीज़ जो है उनकी डेफिनेशन देखी है, पब्लिक ऑफर देखा है, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के बारे में, और प्राइवेट कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, पब्लिक कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, ये सब हमने देखा है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें हम, और कंपनी लॉ का और बाकी भी और सब्जेक्ट्स का जो आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।